एक माँ के प्यार में अपने बच्चे के लिए क्या कभी कोई स्वार्थ आप ढूंढ सकते हैं? और एक संतान वो सब कुछ जिसने उसे जन्म दिया, उसके प्यार को क्यों भूल जाता है? ऐसी क्या मजबूरी रही कि आज एक माँ अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कर देती है। 2024 में रिलीज ये इटालियन मूवी आज आपका दिल छू लेगी। मूवी स्ट्राइप ले आई है द चिल्ड्रंस ट्रेन। डायरेक्टर क्रिस्टीना कॉमेंसीसी। IMDb 7.4। जानने के लिए कहानी को पूरा सुने और वीडियो को पक्के से ढेर सारा लाइक, शेयर, कमेंट्स कर हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मूवी स्ट्राइप रोज ले आती है अपने पिटारे से ऐसी खूबसूरत कहानियाँ। कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। साल 1994 इटली। एक दिन मशहूर वायलिनिस्ट अमेरिको बेन आज अपने होने वाले एक प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। तभी उसे एक फोन कॉल आया। पता चला कि उनकी माँ मारी गई है। खबर सुन वो मानसिक रूप से टूट गया। परफॉर्मेंस की चिंता को हटाकर वो चुपचाप एक चेयर में बैठ अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ उसके सेक्रेटरी उसे इस शो को कैंसिल करने को कहते हैं, लेकिन उसे अचानक लगा कि इस कठिन परिस्थिति में भी शो से निकल जाना सही नहीं होगा। स्टेज पे परफॉर्मेंस देते वक्त वो अपनी माँ और बचपन की यादों में गुम हो गया। उसी के साथ साथ हम भी उसकी यादों की धारा में बहते बहते पहुँच गए द्वितीय विश्व युद्ध के समय के नेपल्स शहर में। यही अमेरिको अपनी माँ एंटोनियो के साथ रहता था। ये वो समय था जब पूरे विश्व में हिटलर का आतंक फैला हुआ था, जो कि हम सभी जानते हैं, और उसका प्रभाव नेपल्स में भी पड़ चुका था। शहर में लगभग हर दिन बम विस्फोट हुआ करते और ऐसे ही एक भयानक समय आया नेपल्स के लोगों की जिंदगी में। बम के विस्फोट के कारण लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन एंटोनियो बाकियों की तरह ना भागकर अपने छोटे बच्चे अमेरिको को पागलों की तरह ढूंढ रही है। और यहाँ अमेरिको इस पूरे चीज को बड़ी ही साधारण सा एक खेल की तरह समझ रहा है और वो छुपकर अपनी माँ को देख हंस रहा होता है। ठीक तभी पास में एक धमाका हुआ। धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा गया और अमेरिको डर से जल्दी से दौड़कर माँ के सीने से लिपट गया। अपने बेटे को सही सलामत देख एंटोनियो के आंख से आंसू गिर पड़े। उसने अमेरिको को कसकर पकड़ा और फिर दोनों अपने घर लौट आए। अब कहानी आगे बढ़ी साल 1946 की ओर। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध अब तक समाप्त हो चुका था, लेकिन युद्ध से लगे घाव अभी भी भरे नहीं है। इस युद्ध ने नेपल्स शहर को भी तबाह कर खंडहर में बदल दिया था। भूखमरी और गरीबी ने लोगों को जकड़ लिया था। एंटोनियो इतनी ही गरीब थी कि उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती, और ऐसे वक्त में अमेरिको को बड़ा करना उसके लिए ये एक बड़ा ही कठिन काम बनकर खड़ा हो गया। एक दिन वो उसे लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में जाती है, जहाँ बहुत सारी माओ का भीड़ था। उन माओ का यहाँ आने का मूल कारण यही था कि ये पार्टी गरीब बच्चों को कुछ दिनों के लिए उत्तरी इटालियन में बसे अमीर परिवार को भेजा करती, जिससे कि उन बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल सके और वो कुछ नया सीख पाए। एंटोनियो ने ये फैसला बड़ी मुश्किल से लिया था, लेकिन शहर की कुछ महिलाओं के बीच एक अफवाह फैली थी कि ट्रेन से ले जा रहे इन बच्चों के हाथ पैर काट कर बेच दिया जाएगा। छोटा अमेरिको ने भी उस दिन ये सारी बातें सुनी थी और वो काफी डर गया था। एंटोनियो को अपने फैसले पर पूरा यकीन तो था, लेकिन कुछ नन उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोली, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है, उन्हें बेच देना महापाप है। लेकिन एंटोनियो उनकी बातों में नहीं फंसी और मन में सोचती है, जब उसने अपने छोटे बेटे को खोया था तब ये उपदेश देने वाले अमीर लोग कहाँ थे। उस समय नेपल्स में फेराओ नाम का एक आदमी होता है जो बच्चों को आजादी के महत्व को सिखाता और बीच बीच में उन्हें पैसे भी दिया करता। फेराओ और एंटोनियो दोनों एक दूसरे के करीब थे और छोटा अमेरिको को भी समझ में आता कि माँ और फेराओ के बीच कोई रिश्ता है। इसी वजह से उसे फेराओ एक आंख नहीं भाता। एक दिन अमेरिको बाहर कुछ कपड़े इकट्ठा करने निकला। उसे रास्ते में लाजवाब खाने की चीजें दिखती है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण वो कुछ खरीद नहीं पाता। इस उदासी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था उसकी माँ का गाना, जिसे बिना सुने उसे नींद नहीं आती। उसकी जिंदगी में था ही कौन, एक माँ और उसका दोस्त टॉम को छोड़कर। एक दिन वो और उसका दोस्त टॉम ने बाजार में सफेद खरगोश को बेचते हुए देखा और ये देख उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके बाद वो टॉम को साथ ले जाकर चर्च में दौड़ रहे कुछ बड़े चूहों को पकड़ते हैं और फिर उनके शरीर में सफेद रंग लगाकर दोनों उसे बाजार में बिक्री करने निकल पड़े। दोनों इस आइडिया से इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि फिर उनकी माँ उन्हें कभी ट्रेन से दूर कहीं नहीं भेजेगी। और उस दिन वो एक महिला को बुद्धू बनाने में भी सफल रहे। उसके पास से उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी ऐंठे, मगर उसी वक्त दुर्भाग्यवश इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चूहे के शरीर में लगे सारे रंग निकल गए। ये देख वो महिला डर के मारे चिल्ला उठी। चोर चोर चिल्लाते हुए उन्हें पकड़ने दौड़ी,
इन सब के बीच में टॉम तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन बेचारा अमेरिको पकड़ा गया और लोगों से उसे बहुत मार खानी पड़ी। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था कि फेरो ने उसे देख लिया और उसे लोगों के हाथों से बचा ले आया। लोगों के हाथों से बचने पर भी उसके मन में डर था, अगर माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी और उसे खुद से दूर कर देगी। यही सब सोचते सोचते वो घर पहुँचा और देखा कि उसकी माँ पार्टी के कर्मचारी से बातें कर रही है, जो एंटोनियो को समझा रही होती है। आपको अपने बच्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो परिवार उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा वो सच में बहुत अच्छे लोग हैं और उसे अपनी संतान की तरह ही प्यार देंगे। ये सारी बातें अमेरिको ने भी सुन ली, लेकिन इस बार वो अपनी माँ पर गुस्सा होने की बजाय अच्छे से बात करता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि माँ जो कर रही है उसी के भलाई के लिए कर रही है। एंटोनियो भी ये करना नहीं चाहती, लेकिन परिस्थिति के हाथों वो मजबूर है। अब अगले दिन पार्टी ऑफिस आती है। सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद बाकी बच्चों के संग उसे भी नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहनाकर एक ट्रेन में चढ़ाने के लिए लेकर आ गए। तभी इसके खिलाफ में जो महिलाएं होती है वो आंदोलन करने लगी कि इन बच्चों को साइबेरिया ले जाकर वहां उनके हाथ पैर काट उनके मांस को बिक्री कर दिया जाएगा और वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। बच्चों में डर का आतंक फैल गया, सब ट्रेन से दूर भागने लगे। तभी एक बूढ़ी महिला सभी को समझाती है, इनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि इन्हें अच्छा परिवार मिलेगा जो उन्हें प्यार और शिक्षा देंगे। कम से कम वो यहाँ हमारी तरह तिरस्कार भरी जिंदगी जीने के लिए तो मजबूर नहीं होंगे। पार्टी की वही महिला मैडेलाइन ने भी सभी को कहा, मैं क्यों इनका बुरा करूंगी? युद्ध में मैंने खुद अपने 11 साल के भतीजे को खोया है। मुझे पता है बिन संतान रहना क्या चीज होती है, और मैं वादा करती हूँ मैं जैसे उन्हें लेकर गई थी ठीक वैसे ही दोबारा वापस लेकर आऊंगी। मैडेलिना की ऐसी बातें सुनकर बच्चों के माँ बाप को भी थोड़ा साहस मिलता है और फिर वो सभी अपने बच्चों को ट्रेन में चढ़ा देते हैं। ट्रेन छूटने के बाद देखा कि सभी बच्चे पार्टी से मिले नया कोट अपने माँ बाप को लौटा दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ उन्हें नए कपड़े दिए जाएंगे। लेकिन उनके माँ बाप के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। देखा देखी अमेरिको ने भी अपनी नई कोट उतार कर माँ की ओर फेंक दी और चलती ट्रेन से बस अपनी माँ को वो देखे जा रहा है। अब सभी बच्चे अपने एक नए सफर की ओर निकल चुके थे और फिर उन्हें पता चला कि उनके कोट में लिखे नंबर को देखकर ही उन्हें नए परिवार के पास भेजा जाने वाला था। तो अब वो कैसे नए परिवार वाले उन्हें पहचान पाएंगे? तभी एक आदमी वहाँ आकर उनकी समस्या का समाधान कर देता है। उन सभी बच्चों का सीरियल नंबर उसके रजिस्टर में दर्ज किया है और उसे मिलाकर वो बच्चों के हाथों में उनका सीरियल नंबर लिख देता है। पूरी सफर में अमेरिको अपनी माँ को याद करता है और इसी चिंता के बीच उसकी ट्रेन एक अनजान जगह पर आ पहुंची, जहाँ बहुत बर्फ पड़ रही थी और पूरी जगह बर्फ का मानो एक पहाड़ सा बन गया हो। कुछ बच्चे इसे चीनी तो कुछ इसे दूध का मरुस्थल कहते हैं। मतलब उन्हें समझने लायक ज्ञान नहीं कि वो सभी घर से दूर दुनिया के अलग कोने में आ चुके हैं। अब कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन आकर रुकी, जहाँ उन्हें लेने के लिए उनका नया परिवार इंतजार कर रहे थे। उस रात सभी बच्चों को पेट भर खाना परोसा गया, लेकिन बच्चे खाना खाने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस खाने में कहीं जहर तो नहीं मिलाया गया है, जिसे खाने के बाद उन्हें मार दिया जाएगा। मैडेलिना उनका ये डर समझ गई, इसीलिए वो उनके प्लेट से पहला निवाला उठाकर खाती है। ये समझते ही कि खाने में जहर नहीं है, वो नन्हे भूखे बच्चे कूद पड़े खाने पर। उनके तो नसीब में ही नहीं था ऐसा खाना। अब खाने के बाद सभी को एक एक कर उनके नए माँ बाबा के पास भेजा जाने लगा। सभी चले गए, आखिर में रह गए टॉम और अमेरिको। अमेरिको यही सोच रहा था कि दोनों को एक ही परिवार के पास भेजा जाएगा, पर कुछ देर बाद टॉम को भी उसका नया परिवार लेकर चले गए। बेचारा अमेरिको वहाँ अकेला रह गया, उसे कोई लेने नहीं आया, क्योंकि जो परिवार उसे ले जाने वाला था उनका बच्चा होने वाला है। आखिर में उनके पार्टी मेंबर की एक महिला डरना उसे अपने साथ ले आई। डरना अकेली रहती है, इसलिए उसे नहीं पता कि एक बच्चे को कैसे पाला जाता है, लेकिन डरना पूरी कोशिश करती है कि अमेरिको को कोई तकलीफ ना हो, और वो भी डरना की बातें मानता। डरना उसकी देखभाल कर तो रही है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अपनापन, वो गहराई का संबंध तैयार नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ अमेरिको को अपनी माँ के ना होने का खालीपन बहुत ज्यादा खल रही है। ये नई दुनिया उसे रास नहीं आ रही थी, इसलिए एक दिन डरना उसे अपने भाई एल्साइड के पास लेके गई। वहाँ सभी ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया, सिवाय उसके छोटे भतीजे लूजियो के, क्योंकि अमेरिको जो कपड़े पहनकर आया था
वो एक समय में उसी का हुआ करता था और ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। एमरिको लूजियो के बड़े भाई रिवो के साथ ही रहता और उसके काम में मदद करता। इसी तरह वो नई नई चीजें सीखना शुरू करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसका अकेलापन नहीं जा रहा था। और हैरानी की बात है कि ट्रेन में चढ़ते वक्त जो एक सेब उसकी माँ ने उसे सफर में खाने को दिए थे, उसने उसे अभी तक नहीं खाया। बड़े जतन से उसने वो अपने पास ही रख दिया है। अब यहाँ रिवो के मुंह से एमरिको को पता चला डर्ना की प्रेमी के बारे में, जिसे वो बहुत चाहती थी। लेकिन एक दिन एक जर्मन सैनिक ने उसे मार डाला और तब से ही उनकी जिंदगी बेजान नीरस हो गई है। ऐसे ही एमरिको के दिन कट रहे थे। एक दिन कुछ महिला उसे आग की भट्टी के पास ले जाकर ब्रेड बनाना सिखा रही है, लेकिन बेचारा छोटा एमरिको डर कर वहाँ से भाग गया कि कहीं वो लोग उसे आग में जलाकर मार डालेंगे। डरना उसकी ये हालत देख उसे समझाती है, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद वो उसे सामने एक बड़ा सा खुला खेत दिखाकर बोली, जब ये पूरा खेत हरे रंग से खिल उठेगा, समझ जाना तुम्हारे घर जाने का समय हो गया है। उस वक्त वो सभी बच्चे ही अपने माँ बाबा के पास लौट आएंगे। अब इधर डरना को जब ये मालूम हुआ कि वो स्कूल नहीं जाता, तो वो उसे स्कूल में भर्ती करवा देती है। बहुत जोर जबरदस्ती से उसे स्कूल भेजा करती। लूजियो और अमेरिको के बीच में संपर्क इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक दिन जब कुछ स्कूल के बच्चे उससे बुरा बर्ताव करने लगे, तब लूजियो ही आकर उसे बचाता है। लूजियो भले ही थोड़ा बदमिजाजी है, लेकिन दिल का वो इतना बुरा नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे अमेरिको की जिंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन डरना का प्यार उसे अभी तक नहीं मिल पाया। एक दिन अमेरिको ने डरना से कहा कि कोई उसके पास नहीं आता, कहते हैं मेरे शरीर से बू आती है। तब डरना गर्म पानी का इंतजाम कर उसे नहाने को कहती है। वो ठंड से कांप रहा है। नहाने के बाद वो सीधा जाकर डरना से लिपट गया। उसे डरना को बिल्कुल वैसे ही पकड़े रखा था जैसे वो अपनी माँ को पकड़कर लिपटा करता था, और उसी पल में ही डरना के मन में ममता जाग उठी और इसके बाद से वो अमेरिको को एक माँ की तरह प्यार करने लगी। अमेरिको बीच बीच में ही डरना के भाई एल्साइड के पास जाया करता, जो पेशे से एक कारीगर थे और संगीत के प्रति था उनका अपूर्व प्यार। वो चाहते थे कि उनके बच्चे संगीत सीखे, लेकिन दोनों बेटे में से किसी की भी रुचि नहीं थी। इधर अमेरिको को संगीत काफी पसंद था, इसीलिए एल्साइड उसे वायलिन बजाना सिखाना शुरू करता है। मगर लूजियो इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसे संगीत से सख्त नफरत है। थोड़े दिनों के अंदर ही कठोर ट्रेनिंग से अमेरिको बहुत अच्छे से वायलिन बजाना सीख जाता है। एक दिन एक औरत अमेरिको की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम जरूर बड़े होकर इंस्ट्रूमेंट मरम्मत करने का दुकान खोलने वाले हो ना? जवाब में अमेरिको भी खिंचकर बोला, मैं कोई मरम्मत करने वाला नहीं हूँ, मैं इस देश का सबसे बड़ा वायलिनिस्ट बनकर दिखाऊंगा। और उसकी बात सुनकर उस महिला की भी बोलती बंद हो गई। इधर अमेरिको की ऐसी एकाग्रता को देख एल्साइड अपनी आंखों के सामने उसके भविष्य को देख पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो बड़े होकर जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करेगा, इसीलिए वो उसे हर दिन अपने प्रैक्टिस को जारी रखने को कहता है। अब कुछ दिनों बाद अमेरिको की क्लास में रोजा नाम की एक नई स्टूडेंट आती है, जो अमेरिको की तरह ही नेपल से आई है। वो लूजियो के पास आकर बैठ गई। लूजियो पहले ही दिन उसे देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। रोजा एक शांत स्वभाव की लड़की है, जो यहाँ रहना नहीं चाहती। उसे लगता है कि ये जिंदगी उस पर दया करके दी गई है, जो कि वो कतई नहीं चाहती। उसकी बातें अमेरिको को भी बहुत प्रभावित करती है, और वो भी ये सोचने लगा कि उसकी अभी की ये जिंदगी भी तो दया का नतीजा है। उसके मन की ये बातें डरना समझ गई, और उसने उसे समझाया कि ये कोई दया नहीं दी गई है, दान नहीं है, मैं सच में तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ। जिसके बाद अमेरिको ने ये चिंता अपने सर से निकाल दिया और खुशी खुशी नए परिवार का हिस्सा बन गया। और एक दिन देखते देखते उसका जन्मदिन भी आ गया। सभी मिलकर धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाते हैं। एल्साइड ने तोहफे में उसे अपने हाथ से बनाया एक वायलिन दिया, जिसके ऊपर अमेरिको नाम खुदाई की होती है। ये देखकर तो वो खुशी से झूम उठा और एल्साइड को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद डरना उसे उसकी माँ का खत थमाती है। खत पढ़ने अमेरिको अकेले जंगल में चला गया, और फिर खत में लिखी हर एक बात वो डरना को भी बताता है, जैसे मानो वो माँ से बात कर रहा हो। डरना एक समाज सेविका भी है। वो अपनी महिला सहकर्मी को पुरुष के समान अधिकार पाने की लड़ाई लड़ने को कहती है। वो उन्हें याद दिलाती है, विश्व युद्ध के समय जब घर के सारे मर्द युद्ध में चले गए थे, तो नारी ने ही उनकी जगह काम करके अपने परिवार का भरण पोषण किया था। इसलिए पार्टी की सभा में इस विषय को उठाना होगा।
अब आखिरकार वो दिन भी आया जहाँ अमेरिको के दोस्त टॉम के साथ उसकी मुलाकात होती है। वो उनके साथ खेल में व्यस्त था कि तभी अचानक उसकी नजरें गई डरना की तरफ, जहाँ पार्टी के बड़े पद पर नियुक्त आदमी डरना को सबके सामने थप्पड़ मारता है क्योंकि उसने नारी के अधिकार के पक्ष में बात की थी। वापस घर आकर अमेरिको को ये बहुत खराब लगा और वो बहुत गुस्सा भी हो गया। वो बोला, आज अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो उस आदमी को उसकी सही जगह दिखा देती। आपको अपने लिए लड़ाई करना सीखना होगा। उनकी बातचीत के दौरान अचानक खबर आई कि वो नई स्कूल में आई लड़की रोजा लापता हो गई है। सभी उसे ढूंढने निकल पड़े। इधर लूसियो डरकर अमेरिको के पास आकर सारी बात बताता है कि उसने ही रोजा से कहा था कि अगर वो ट्रेन की पटरी को पकड़कर चलती रहे तो अपने घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसे डर है कि रोजा ने ऐसा ही किया होगा और जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। ये सुनते ही अमेरिको एक लालटेन लेकर लूसियो के साथ ट्रेन की पटरी पर निकल पड़ा रोजा को ढूंढने। कुछ देर बाद उन्हें रोजा मिल गई, लेकिन वो उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती। वो डरी हुई है क्योंकि उसे वहाँ एक लाश मिली जो कि एक सैनिक का कंकाल था। अमेरिको बोला, डरो मत, ये किसी इंसान का नहीं जानवर का कंकाल है, और रोजा को वापस ले आया। उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि वो लोग डरे ना। अगले दिन उसने उस लाश के बारे में सभी को बताया ताकि उसका अच्छे से संस्कार किया जा सके। यह देखकर डरना को अमेरिको के ऊपर गर्व महसूस होता है। अमेरिको सिर्फ साहसी ही नहीं, बुद्धिमान भी था। लूसियो उसका अब एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया है और ऐसे ही देखते देखते खेतों में फसल भी उग गए थे। अमेरिको बहुत खुश है और साथ ही वो दिन भी आ गया जब उसे वापस उसकी माँ के पास भेज दिया जाएगा। कुछ बच्चे थे जो वापस नहीं गए, उन्होंने यही रहने का फैसला किया, पर अमेरिको अपनी माँ के पास जाने के लिए बेचैन था। मगर यहाँ डरना अपने प्यारे बेटे अमेरिको को वापस भेजने का साहस नहीं जुटा पा रही। उसे पता था कि अमेरिको को एक न एक दिन तो जाना ही होगा, मगर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही। अब जिस दिन ट्रेन छोड़ने वाली है, उस दिन ट्रेन के सामने पहुंचने के बाद अमेरिको को लगने लगा जैसे वो डरना से दूर नहीं रह सकेगा, लेकिन फिर भी उसे नेपल लौटकर आना ही था। तो घर लौटने पर उसे आशा थी कि माँ उसे बहुत प्यार करेगी, बहुत खुश होगी उसे इतने दिनों बाद देखकर। इसलिए वो अपनी माँ को डरना का दिया वायलिन दिखाता है। मगर यहाँ माँ उल्टा गुस्सा हो गई। वो नहीं चाहती कि अमेरिको संगीत की ओर झुके और इसीलिए उसने अमेरिको को बता दिया कि कल से वो किराना की दुकान में जाकर हिसाब किताब सीखेगा और वहाँ काम करेगा। ये सब गाना बजाना वगैरह उसे नहीं करना होगा, बल्कि अगर इस काम में वो योग्य हो गया तो आगे चलकर बहुत पैसे कमा सकेगा। माँ के इस फैसले से अमेरिको बिल्कुल ही असहमत था, लेकिन माँ का कहना मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं। अमेरिको अच्छे से पैसे कमाकर अच्छे से संसार चला सके, उसकी माँ बस यही चाहती थी। माँ के ऐसे बर्ताव से गुस्से में अमेरिको ये घर छोड़कर जाने का सोचने लगा, लेकिन पास में रहती एक बूढ़ी ने उसे समझाया, अब तुम बड़े हो चुके हो और माँ की जिम्मेदारी लेना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी माँ को कभी वैसा प्यार नसीब नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं जानती कि प्यार कैसे देना है। अमेरिको उनकी बातों को समझता है और अपनी उसी पुरानी जिंदगी को फिर से स्वीकार करने की कोशिश करने लगा। इधर दूसरे सभी बच्चों के नए माँ बाबा उनके लिए खाने के पैसे भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ इतने महीने गुजर गए, अमेरिको को डरना का कोई खत तक नहीं आया। वो हर दिन अपनी माँ से सवाल करता, क्या मेरे लिए कोई खत आया है? लेकिन उसकी माँ बस अपने काम में लगी रहती और अमेरिको की बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब यहाँ काम के दबाव के कारण अमेरिको संगीत के लिए समय नहीं निकाल पा रहा, इसलिए एक दिन वो खुद ही पार्टी के ऑफिस में मैडेलाइन से मिलने पहुंचा। मैडेलाइन ने उससे पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हारी माँ से कितना कहा कि तुम्हारे नाम की इतनी सारी चिट्ठियाँ यहाँ पड़ी है, उन्हें लेकर जाए, लेकिन उसकी माँ बार बार अनदेखा करती थी। उसने अमेरिको को ये भी बताया कि डरना सिर्फ खत ही नहीं, उसके लिए खाने पीने की चीजें के कुछ बक्से भी भेजे थे जो यहाँ पड़े पड़े खराब हो रहे थे, इसीलिए उसने उसे गरीब बच्चों में दान कर दिए। ये सारी बातें सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है। उस शाम उसने अपनी माँ से इसका कारण जानना चाहा, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद उसे जब ये पता चला कि माँ ने उसका वायलिन बेच दिया है, ये चीज अमेरिको के मन में रह रहकर अपनी माँ के प्रति बहुत ही घृणा पैदा कर देती है। और अगले दिन ही सुबह सुबह किसी से बिना कुछ कहे वो ट्रेन पर चढ़कर निकल गया। आखिर में चिट्ठी पर दिए उसी पता का पता लगाते हुए वो डरना के पास पहुंच जाता है। डरना उसे देखते ही दौड़कर अपने सीने से लगा लेती है और फिर इसके बाद
वो कभी भी अपनी माँ के पास लौटकर नहीं गया। अब कहानी आज में लौट आई। माँ के देहांत की बात जानकर अमेरिको अपना शो खत्म करके एक अरसे बाद दोबारा अपने शहर नेपल्स लौटा। लेकिन अब की बार उसकी माँ उसे देखने के लिए जिंदा नहीं थी। वो घर का हर कोना ढूंढता है और तभी उसे वही पुराना वायलिन मिला जो कि उसकी माँ ने बेच दिया था। वहाँ रखे एक रसीद को देखकर वो समझ गया कि माँ ने उसे बेचा नहीं बल्कि गिरवी रखा था घर चलाने के लिए, और फिर पाई पाई जोड़कर उन्होंने उसे दुकान से छुड़वा भी लिया था। वो रसीद हमें ये साफ तरह से समझाती है कि एक माँ के लिए उसका संतान कितना मायने रखता है। इसके बाद उसे उसकी माँ के हाथों का लिखा एक खत भी मिला जिसमें माँ ने लिखा है, तुम जब घर से भाग गए थे मैंने डरना को फोन किया था और कहा था तुम अगर चाहो तो अमेरिका को अपने पास रख सकती हो या मैं आकर उसे ले जा सकती हूँ, लेकिन एक विनती है कि उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार और स्नेह देना। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारे इंतजार में थी, पर शायद तुम्हारा गुस्सा मेरे इंतजार से ज्यादा अहमियत रखता था अमेरिको, इसलिए तुम मेरे पास नहीं लौटे। चिट्ठी पढ़कर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माँ को समझने में बड़ी देरी कर दी। उसे अब समझ आया कि जिंदगी में जो इंसान हमें खुद से दूर कर देते हैं वो शायद हमें अपने पास रखने की कोशिश करने वालों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसकी माँ को ये अच्छे से पता था कि अगर उसका बेटा उसके पास रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, उल्टा उसे भी गरीबी की मार में तिल तिल कर मरना होगा। इसीलिए वो अपने बच्चे से स्वार्थी, मतलबी, बुरा व्यवहार करने लगी थी, सिर्फ अपने बच्चे के सपने को पूरा करने के लिए। माँ तो ऐसी ही होती है, खुद अपना सब कुछ त्याग देती है अपने बच्चे के लिए। ऐसी माँओं के लिए मन में श्रद्धा लिए आज की ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को ढेर सारा शेयर, लाइक और कमेंट्स कर जरूर सपोर्ट करें। आपकी ही सपोर्ट हमें आगे लेकर जाएगा। मिलते हैं अब अगली कहानी के साथ, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।